प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, अन्य छोटी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर मैं आप सबसे बाद में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य विषय के रूप में इस विषय से कि जो आईएएस की मुख्य परीक्षा होती है, इनफैक्ट उसका चरित्र क्या है। देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मुख्य परीक्षा। मैं प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूं। और जो मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ अलग ही तरीके से। मैं आपको इसके चरित्र के बिंदु गिनाने नहीं जा रहा हूं कि इसमें मौलिकता चाहिए और इसमें निरंतरता चाहिए और इसमें तार्किकता चाहिए। नॉट एट ऑल। व्यावहारिक स्तर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं और सच यह है कि एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सन 2021 में जनवरी शुरुआत में ही जो मुख्य परीक्षा हो चुकी है, फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि वे पेपर्स आपके पास होने चाहिए। इनफैक्ट इसे मैं लाइट हाउस मानकर चलता हूं। जब आपने पेपर पढ़ा होगा तो क्या आपने इस बात पर गौर किया कि जो कोरोना से के दौर से हम गुजरे हैं, इसका नाम कोरोना 19 हो गया है ना। हिंदुस्तान तो ज्यादातर कोरोना 20 के दौर से गुजरा है, लेकिन इस महामारी का नाम ही पड़ गया है कोरोना 19। कि इस कोरोना 19 पर टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कितने क्वेश्चंस पूछे गए। और जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछे गए, पूछे गए 4 क्वेश्चन पूछे गए भी, मैं आपको बताऊंगा। तो क्या ये आपके सिलेबस में था? अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं तो आप आउटराइट तुरंत कह देंगे कि नहीं, कोरोना 19 हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो क्या फिर यह आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है? देखिए, मैं आपको मुख्य परीक्षा का जो चरित्र है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। कोरोना 19 डेफिनेटली आपके सिलेबस में नहीं था। तो क्या सिलेबस से बाहर पूछा गया है? अगर मैं कहूं कि नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया है, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, चूंकि करंट अफेयर्स भी सिलेबस में कहीं ना कहीं तो है ही, तो ये करंट अफेयर्स से आया है। लेकिन आपके पूरे सिलेबस में करंट अफेयर्स एज सच नाम से कोई वाक्य है नहीं कि करंट अफेयर्स। प्री में जरूर है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कोरोना 19 आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा यह होना चाहिए कि करंट अफेयर्स भी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ता है। हर गाइड करने वाला जो आपका मेंटर है वो आपसे यही कहेगा कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, और डेफिनेटली आते भी हैं। अब तीसरी बात यह है कि सिलेबस में नहीं है, तो जब आप लेक्चर सुनेंगे, मान लीजिए आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहां भी आपको कोरोना पर सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। डेफिनेटली वो तो सिलेबस को लेकर के चलेंगे। करंट अफेयर से अगर आप जुड़े हुए हैं, और तो हो सकता है कि कोचिंग क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में या कुछ इस तरह से कोरोना पर कोई बात कर ली गई हो। तो अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? आप देखिए कि जब आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे जनवरी 2020 के, तो उसमें 4 क्वेश्चन कोरोना पर है। फ्रेंड्स, आउट ऑफ 80 चारों पेपर में 80 प्रश्न पूछे गए हैं, और 80 प्रश्नों में अगर 4 प्रश्न कोरोना पर हैं, तो यह कम बड़ी बात नहीं है। सोच करके देखिए। मतलब यह एक तरीके से, जिससे मैं कभी कभी कहता हूं, जिसके को लेकर के स्टूडेंट्स में गलतफहमी भी हो जाती है, कि जो मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी कुछ आउट किए जा सकते हैं। मैं आउट शब्द का इस्तेमाल कर देता हूं, लेकिन इनफैक्ट उनका अनुमान लगाया जा सकता है। कोरोना का अनुमान बिल्कुल लगाया जा सकता था, और मैंने बाकायदे अपने डेली ऑडियो लेक्चर में इसे बहुत विस्तार के साथ कवर किया है। दोस्तों, अब आप देखिए कि कोरोना पर कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो किस प्रकार से आपके सिलेबस का हिस्सा बन जाते हैं। यहां शायद आपको जो मुख्य परीक्षा का चरित्र है वो कुछ पकड़ में आए। जो फर्स्ट पेपर है, देखिए, फर्स्ट पेपर में आप सोशियोलॉजी वाला पोर्शन देखते हैं, राइट। अब इतिहास और भूगोल के तहत तो उतनी कुछ बातें नहीं पूछी जा सकती, इसमें क्या पूछेंगे। लेकिन जो आपका सोशियोलॉजी वाला, सोशियोलॉजी तो नहीं कह लीजिए, सोसाइटी वाला जो हिस्सा है, उसके तहत एक प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन कोरोना से जोड़कर। वो है, कोरोना 19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए, 150 शब्दों में लिखना है। अब आप देखिए कि वर्ग असमानता,
आप अपने सिलेबस में जाकर के देखिए तो वहां बाकायदे आपको ये असमानता मिलेगी। जो भारतीय समाज की एक विशेषता है, हमारे यहाँ वर्ग असमानता बहुत है, जिसके केंद्र में जाति प्रथा शुरू में अगर आप जाकर के देखें तो रही है, राइट। तो इस तरीके से आपके सीधे सीधे ये सोसाइटी वाले सिलेबस से जुड़ गया, सोसाइटी वाले चैप्टर से जुड़ गया। इसके बाद आप देखिए कि जो आपका जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी और सोशल जस्टिस, इन सबको, जुडिशरी, इन सबको आप पढ़ते हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन के चरित्र पर ध्यान दीजिएगा, है ना। केवल कोविड-19 पर ध्यान देंगे तो फिर जो मेन बात है वो आपसे छूट जाएगी। आपको क्या पूछा गया है इस पर ध्यान देना है, किससे पूछा गया है उस पर नहीं। कोविड-19 पूछा गया है वो नहीं। कोविड-19 को तो आप कह सकते हैं करंट अफेयर से पूछा गया, वो कोविड-19 हो सकता है, वो और कुछ भी हो सकता है। तो यहां कोविड-19 है, लेकिन आपको देखना यह होगा कि क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, क्या वो आउट ऑफ सिलेबस है, और अगर सिलेबस में है तो कैसे है। आपको इन बातों को समझना होगा। और जिस दिन आपके अंदर इसकी बहुत अच्छी समझ पैदा हो जाएगी फ्रेंड्स, मान करके चलिए कि आप बहुत सारे प्रश्नों को आप यूं कह लीजिए कि आउट कर लेंगे, आप उनका अनुमान लगा लेंगे कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नो डाउट कि आप 80%, 90% मामलों में गलत ही सिद्ध होंगे, लेकिन अगर 10% भी आप सही सिद्ध हो गए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। WHO 150 शब्दों में। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इस पर बहुत विस्तार के साथ मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर के मुख्य विषय के तहत बात की थी, WHO। और देखिए इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, समालोचनात्मक परीक्षण। आपको केवल इंफॉर्मेशन भर नहीं देनी है कि अमेरिका ने विरोध किया कि जो कोविड का जो फैला है वायरस वो चीन से निकला है, ये है, और जो WHO है वो उसका समर्थन कर रहा है। नो, उसमें कई पॉइंट्स धीरे धीरे आएंगे। चीन का तो एक पॉइंट है, दूसरे और भी पॉइंट्स आएंगे कि कैसे इसने डिले किया, कैसे सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देता रहा है। इन सारी बातों को लेकर के और फिर समालोचनात्मक परीक्षण करना है, केवल आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। यह दूसरा प्रश्न था। अब आप देखिए कि जो जनरल स्टडीज का आपका थर्ड पेपर है, एक ही पेपर में जिसमें 20 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कोविड पर है। 20 आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस केवल कोविड पर है, लेकिन वो किस रूप में है। अब आप देखिए कि सिलेबस से जोड़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017। जब भी आप इस पर पढ़ेंगे आपके जो GST के बारे में, तो हमेशा उसमें क्षतिपूर्ति अधिनियम के बारे में उसका एक हिस्सा है, अधिनियम तो नहीं, अलग से इंडिपेंडेंट नहीं, कि 2017 में जो कानून बना था उसके तहत राज्यों का ये अप्रीहेंशन था कि हमारे टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने बकायदे उनको एश्योर किया हुआ है कि नहीं, कुछ सालों तक हम अगर आपका टैक्स आपको कम मिलता है तो हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। तो वो प्रोविजन उसमें है कि तर्काधार की व्याख्या कीजिए। ये तो एक स्थायी हो गया, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। और किसी भी लेक्चर में आपको ये बात मिलेगी, किताब पढ़ेंगे तो GST पर उसमें भी आपको ये बात मिलेगी, जो सिंपल सी बात है। लेकिन आगे दिया है कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित और नए संघीय तनाव को उत्पन्न किया। आपको मालूम है कि जब सरकार ने कहा कि भाई ऐसे देंगे वो देंगे, तो कुछ राज्यों ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि केंद्र ने कुछ ऑफर दिया था कि आप इस तरीके से धन ले सकते हैं। तो संघीय फेडरल स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर रहा है और कलेक्शन को तो प्रभावित कर ही रहा है। अब आप देखिए कि ये प्रश्न आ गया, और यहां भी केंद्र में जो है आपकी कोविड है, लेकिन चैप्टर कौन सा है? टैक्स, GST। याद रखिए, कोविड नहीं है, GST। और फिर आप देखिए विज्ञान के मामले में देखिए, इसलिए आप विज्ञान में जो सामयिक विज्ञान है वो यही है कि जो दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से आपके सिलेबस ने वर्ड मेंशन किया हुआ है। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए
प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई उसका एक विवरण दीजिए। सिंपल तरीके से आपको विवरण देना है, ये साइंस का हिस्सा हो गया कि इसकी खोज कैसे की गई, कि इससे कैसे इसका प्रबंधन किया जाए, इस बीमारी को कैसे मैनेज किया जाए। डेफिनेटली ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, और वैसे भी जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं सामान्यतः थोड़े से कठिन तो हो ही जाते हैं। अब आपको याद कर करके बताना पड़ेगा कि इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान की खोजें कैसे की गई, कौन कौन सी चीजें लाई गई, किस तरह से आप देखते हैं कि अलग तरह के ऐप तैयार किए गए, सूचनाएं दी गई, जानकारियां ली गई, टेस्टिंग की जाने लगी, भारत में किट वगैरह बनाए गए, कैसे कैसे क्या क्या किए गए। दोस्तों, ये 4 प्रश्न मुझे लगता है जो मैंने आपको बताए हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के करेक्टर को समझने में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। थोड़ी सी क्या, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आइए अब जो दूसरे छोटे छोटे जो विषय हैं तो फ्रेंड्स उन्हें देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि रशिया में वहाँ के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनका बहुत ज़बरदस्त रूप से विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। और दरअसल हुआ ये है कि जो विपक्ष के नेता थे और बेसिकली वो ब्लॉगर भी हैं, वो लिखते भी हैं, मिस्टर नवेलनी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो पुतिन है उनके पास 10,000 करोड़ रुपए का महल है और उस महल में इस तरह की अय्यासियाँ, डांस, कैसीनो, विलासिता की चीज़ें हैं। कुछ और भी आरोप लगाए हैं। तो उनको जब पहले तो जहर दिया गया था, फिर वो जर्मनी में इलाज करा रहे थे, लेकिन जब अभी वो लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। आप जानते हैं कि रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जहां साम्यवादी सरकार होती है, वहां एक प्रकार से ये कहा जाता है कि एक दल की तानाशाही चलती है। इस रूप में रशिया और चीन लगभग एक ही जैसे राजनीतिक चरित्र वाले देश हैं। तो इन पर थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। दोस्तों, एक व्यापारिक संगठन है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट, उसने अभी एक आरोप लगाया है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है, ये ई कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं, उन पर एक तरह से दिन दहाड़े डकैती का आरोप लगाया है। और इस रूप में है कि खासकर हमारे यहाँ कानून है, लीगल मेट्रोलॉजी कानून 2011 का एक नियम है, और उसके तहत ये होता है कि जो भी आप वस्तु बेचते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां आपको उस वस्तु पर लिखनी होती है, जैसे कि इसका निर्माता कौन है, उसका पूरा एड्रेस, कहाँ ये बन रहा है, ये किस देश में बना है, इस वस्तु का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, किस डेट से पहले इसका यूज़ कर लिया जाना चाहिए, इसका MRP कितना होगा, ये सब लिखना अनिवार्य होता है। जबकि ये जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं ये इस तरह की जानकारियां नहीं दे रही हैं। तो ये केवल रेफरेंस के रूप में आपके काम आएगा। दोस्तों, एक खबर और है जो स्टेट सिविल सर्विस में या दूसरे एग्जामिनेशन में हो सकता है कि थोड़े से आपके काम आए। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है पणजी में चल रहा था, तो उसमें डेनमार्क की जो फिल्म है इन टू द डार्कनेस, इस फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। गोल्डन पिकॉक जो बेस्ट फिल्म होती है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बस आप दिमाग में थोड़ा सा इसे रखें। फ्रेंड्स, अब हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं अमित कुमार, और जो ईमेल लिखने वाले जो मित्र हैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं श्रद्धा सिंह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, श्रुति सुमन पटना, मेधा गुप्ता, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, सुयश तिर्की, अमन पांडे, वीरेंद्र कुशवाहा, प्रशांत कुमार, अनिकेत कोटवाड़ा उत्तराखंड से और ब्रजेंद्र तिवारी। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त कर